तो उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका, जैसे ईरान के ऊपर। क्योंकि वेनेजुला के ऊपर भी सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि वेनेजुला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम एंड इट इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अमेरिका ने वैसा, इसको कोई कुछ भी नहीं करता है तब भी ये जंग करता है, इसको कोई कुछ करता है तब ये जंग। जैसे नॉर्थ कोरिया का बंदा वो कहता है कि आइए जंग करें, ये नहीं करता है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि हम पीस करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, तो जंग करता है। जैसे इराक के साथ, यहाँ भी ईरान के साथ, यहाँ अफगानिस्तान के साथ। पैब्लो एस्कोबार बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था जो मारा गया था, दैट वाज पार्ट ऑफ दिस। क्यूबा, तो दुनिया भर की जहां से अफीम, चरस, ब्राउन शुगर जो भी बनता है वो सबसे ज्यादा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब जो नहीं पता है वो मैं बताता हूं कि करंट अफेयर्स, रैंडमली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा जाता है। यानी कि हर छोटी बड़ी चीज आपको अखबार में या किसी सोर्स से नहीं पढ़नी है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक थीम्स ढूंढने पड़ते हैं। थीम्स मतलब कि अगर कोई करंट इवेंट है या करंट हुआ है डेवलपमेंट, उसका इंडिया के किसी भी एस्पेक्ट, सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल पे कितना इम्पैक्ट है। अगर उस पे इम्पैक्ट है तो उसका एग्जाम के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो रैंडमली नहीं पढ़ा जाता है कि आप हर छोटी चीज़ देखोगे कि फलानी जगह ये हुआ, फिस्तानी जगह ये हुआ। उससे क्या होगा कि आपके सिर्फ नोट्स बनेंगे, लेकिन फायदा दूसरी चीज, जो चीज आप पढ़ते हो उसका डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ लिंक क्या है आपको करना आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए वो जो बोझ बनता था ना न्यूज़पेपर में देखने का, कि रोज एप्लीकेशन में आ जाता है न्यूज़पेपर पीडीएफ, कोई आप में से पढ़ता भी नहीं था, तो हफ्तों भर आप ऐसे रखते थे। इसलिए हमने ये शुरू किया कि हम आज से करंट सीरीज शुरू करेंगे, वो जनवरी 2026 से। आमतौर पे जब आप कल को इंशाल्लाह अगले साल जब आप अपेयर हो जाओगे, जो इंटीग्रेटेड बैच के हैं, और आप 2 साल 3 साल के बाद अपेयर हो जाओगे, मे भी उस वक्त ये सब चीजें वो एक सोर्स बन जाएगा उस करंट का। तब भी ये चीजें नहीं हो सकती, या मे भी हो सकती, या इसका इन प्रोडक्ट होगा। लेकिन जो अगले साल अपेयर होने वाला है उनके लिए तो जरूरी है, क्योंकि 1 साल पीछे जो करंट होता है वो पूछा जाता है, इवन 1.5 साल पीछे। ठीक है, जैसे बाकी कंपोनेंट्स आप पढ़ते हैं वैसे आपको करंट समझना और पढ़ना बहुत ज्यादा। अब उसके लिए आसान ये है कि ये नहीं कि ये जो इतना ही पढ़ा रहे हैं इतना ही पढ़ना है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बट इससे एक चीज है, आपको रेलेवेंट मिल जाएगी कि पढ़ना कैसे। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले आप इधर सुनिए, लिखना कुछ भी नहीं है, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले थीम्स देखने होते हैं, बंद रखो मोबाइल। थीम्स देखने होते हैं कि करंट जो है, करंट अफेयर सबसे पहले आप समझ पा रहे हो कि क्या है, व्हाट डज करंट मीन। करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन किस बारे में? सोसाइटी के किसी भी एस्पेक्ट, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इसके बारे में किसी भी रिलेटेड अगर करंट में कोई चीज हो रही है, मानो इंटरनेशनल रिलेशंस में जंग हो रही है, तो उस जंग का इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो करंट इवेंट हो गया। हालांकि वो जो चीज है इंटरनेशनल रिलेशन, वो सदियों से है, so that itself is not current, that is already existential। लेकिन उसके रिलेटेड अगर कोई चीज हो रही है, जियोग्राफी में अगर कोई चीज हो रही है, ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो रहा है, यानी कि कहीं पे एवलांच हो रहे हैं या कहीं पे लैंडस्लाइड्स हो रही है, वो पहाड़ तो सदियों से वहां पे है ना, लेकिन अचानक क्या चीज हुई कि वहां लैंडस्लाइड हुआ, वो एक करंट बन जाता है, करंट डेवलपमेंट। ऐसे ही सोशल इश्यूज में कौन सी ऐसी चीज हुई, अगर कोई बिल पास हुई है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर्स, ट्रांसजेंडर तो सदियों से है, तब से है, लेकिन उनके रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? किसी भी एग्जिस्टेंशियल चीज के बारे में अगर हाल फिलहाल में कोई चीज हुई है, नई बात हुई है, कोई एक्शन हुई है, उसको कहते हैं करंट। ठीक है,
लुबना आप थोड़ा राइट जाओ, थोड़ा कुर्सी चेयर अपने साथ लेके जाओ, हाँ अब बैठो, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब उसी के बारे में हम एक सीरीज शुरू करेंगे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप अकॉर्डिंगली घर में पढ़ लेना। जो जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से अच्छे तरीके से समझ लेना, बाकी जो भी आपकी रीडिंग होगी न्यूज़पेपर वो कर लेना। लेकिन इस प्रोग्राम का मतलब यही है कि आपके पास एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और पढ़ना क्या क्या होता है और उसका आपके एग्जाम में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझना, ठीक है। तो हाल फिलहाल में ये जनवरी की हम शुरू करेंगे, जैसे हम जनवरी से आ जाएंगे, लेकिन अभी अप्रैल का भी होगा ना, तो हम दो काम करेंगे। एक तो हम जनवरी का साथ साथ लेके चलेंगे और दूसरा अप्रैल का जो चल रहा है वो साथ साथ लेके जाएंगे। जब हम मई जून तक पहुंचेंगे तो हमारा पिछला वाला जो फरवरी मार्च वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मई के बाद हम क्या करेंगे काम, हम फिर उसी मंथ का करंट पढ़ेंगे, यानी कि हर हफ्ते अगर हम तकरीबन 3 हफ्ते तो लगेंगे हम 1 महीना कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यानी कि 3 सीरीज यानी कि 3 इवेंट्स हमें लगेंगे पिछले महीने का कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उसमें हम इस महीने का भी करंट पढ़ेंगे। एक तो हमारा पिछला जो छूट गया है जनवरी फरवरी मार्च वो कंप्लीट करेंगे, प्लस जो करंट हमारा मंथ होगा उसका करंट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे। अब सुने, एमएसएमई जिस जिसने आप में से पढ़ा है और जिस जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बताता हूं। व्हाट इज एमएसएमई? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आप दो के लिए, चूंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, मोहसिन नूरा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मीनिंग आप फैक्ट्री जहां पे चीजें बन रही। अब ये माइक्रो लेवल पे यानी कि आपके गली मोहल्ले लेवल पे आपकी कौन कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो चीजें बनाती हैं, ठीक है। वही मीडियम लेवल पे जैसे हमारे यहाँ पे वूलन है, कारपेट है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस लेवल पे जो चीजें बन रही हैं उनको हम कहते हैं एमएसएमईज। एक तो हो गए लार्ज लेवल पे जिनको हम इंडस्ट्रीज कहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। दूसरे हो गए स्मॉल लेवल पे जो चीजें बना रहा है, कोई फैक्ट्री होगा, ठीक है, कोई भी एंटिटी होगी, उसको कहते हैं एमएसएमईज। अब इस साल गवर्नमेंट ने एक असेसमेंट ली है कि एमएसएमईज इंडिया की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक। जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेस हैं इंडिया की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आपको आइडिया होगा जिस जिसने पढ़ा है कि मैंने पहले भी बोला है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स में, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट जो मतलब आप बाहर चीजें बेचते हो, उनमें एमएसएमईज का बहुत ज्यादा रोल है। जैसे टेक्सटाइल एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, जैसे जूट एंटरप्राइजेस हैं, जैसे छोटे कॉटन वगैरह फाइबर्स हैं, ठीक है, इनका एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा रोल है। यही एमएसएमईज कहता है। अब एमएसएमईज कैसे बढ़ जाती हैं? गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी जिसको कहते हैं मुद्रा योजना। मुद्रा योजना। जो जो बेरोजगार बंदे हैं, जो बिजनेस खोलना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कीम लाई मुद्रा योजना, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड करता। अगर आप में से किसी को आइडिया होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया गया था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनको लोन दिया जाता था और लोन के बेसिस पे वो अपना बिजनेस शुरू करते थे और वो लोन उनको लो इंटरेस्ट रेट्स पे दिया जाता था। फिर जब उनका बिजनेस एक्सपेंड हो जाता था वो लोन रीपे करते हैं। लेकिन उसकी कैटेगरीज बनाई दी, 3 तरह की कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी का नाम था शिशु, जितना समझ आ रहा है उतना समझिए, जितना नहीं आ रहा है अपने आप को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं। दूसरा है किशोर और तीसरा स्टेज है तरुण। पर्टिकुलरली आप तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है ना, जो जो चीजें आपने नहीं पढ़ी बिंदास ऐसे आप समझ लीजिए। शिशु मीन्स बच्चा,
ठीक है, बच्चे को कहते हैं, यानी कि ये वो वाला लोन होगा जो जब आप कोई दुकान खोलोगे या एंटरप्राइज खोलोगे तब आपको मिलेगा, और अमाउंट आपको जो दिया जाएगा दैट वुड बी 50,000। कितना? कि मैंने आपको 50,000 पैसा दिया है, लोन दिया, भाई अपनी दुकान खोले। जैसे आपके फादर आपको देते हैं कि मुझे मोतयम ज़िला पे त्रय पर कारोबार, ठीक है, वो दूसरी बात है कि फिर वो कारोबार चलता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल स्टेजेस पे गवर्नमेंट आपको लोन देता है कि आप अपना कारोबार शुरू करें, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज शिशु। दूसरा स्टेज, जब उसको लगे कि इसने कारोबार अच्छे से किया, अब ये कारोबार थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता है, अब ये बोलना चाहता है कि मुझे ब्याह दुकान रटूं, दूसरी दुकान खोलनी है, तब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो तब गवर्नमेंट कहता है कि ठीक है, मैं आपको फिर से पैसा दूंगा, लेकिन इस वाले स्टेज में मैं आपको एक्सपेंड करने के लिए 5 लाख दूंगा। कितना दूंगा? सो दैट स्टेज विल बी कॉल्ड एज किशोर। गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा स्टेज, जब उसको पता चलेगा कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अब ये बाहर स्टेट या दूसरे गांव में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाहता अपना आउटलेट, तब भी वो लोन देना चाहता है और देता भी है। वो टर्म स्टेज में तब करीबन करीबन वो 10 लाख रुपया देता है। It is a loan scheme given by the government at the lowest rate in 3 different stages. First, when you want to start the business, government will give a loan in the stage of in the form of Shishu. Then when you want to expand at a micro level, then government will again provide loans, that is called as Kishore. And if you want to expand at a major level to the other districts and the places, government will provide you another loan in the form of Tarun. So these type of loans are provided by the government, but उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाई थी। क्या बनाई थी? अभी इस स्कीम का पूरा, इस करंट का पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस करंट का आइडिया है क्या। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल थोड़ा बोरिंग लगेगा, उसके बाद मैंने इसमें मिक्सचर भी भरा है, रंग बिरंगी चीजें भी हैं, तो नींद आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को बोल सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसीज हैज इनिशिएटेड द उद्यम रजिस्टर्ड पोर्टल। तो आपको पता होना चाहिए उद्यम रजिस्टर्ड पोर्टल क्या है। इट इज अ पोर्टल फॉर अलाउिंग लोन्स इन एमएसएमई, ठीक है। अब 2025 में इसको फॉर्मलाइज किया। अब फॉर्मलाइज कैसे किया? जितनी भी इंटरप्राइजेस बनी हैं तब से लेके अब तक, यानी कि जितने जितने एमएसएमईज हैं, दे ऑल कम अंडर द इनफॉर्मल सेक्टर। 2 तरह के सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। मैं अगर चाय की टपरी खोलूंगा तो मैं इनफॉर्मल सेक्टर में हूंगा, क्योंकि मैं रेगुलरली गवर्नमेंट की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरा बड़ा बिजनेस है जिसमें साल में 1000 करोड़ रेगुलरली जाता है, टर्नओवर हो जाता है, तो आई बिकम पार्ट ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता। अब अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर पाया लेकिन मैं काम कर रहा हूं, देन आई बिकम पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। 2025 तक करीबन 85 to 95 लाख इंडिया में एमएसएमईज थे। कितने? 85 to 95 लाख एमएसएमईज। उसके बाद बढ़ना शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम इन इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस को फॉर्मलाइज करेंगे। क्या करेंगे? अब इनसे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, हम इनको और इंसेंटिव्स देंगे ताकि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू किया था पहले ही। अब इसके बाद क्या है? सबसे पहले अब ध्यान से सुनिएगा, इनका कंट्रीब्यूशन एमएसएमईज का क्या है और कितना देखा गया है। सबसे पहले, इट हैज जनरेटेड एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर अराउंड व्हाट 87 लाख person since inception, assisting around 10.71 plus lakh micro enterprises. अब ध्यान से सुनिए, कितनों को मिला है? That means MSMEs are one of the largest sources of employment generation. दूसरा, इस MSMEs के बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिजन सपोर्ट। हमारे यहां पे आर्टिजन कौन है? कालीन वाले,
कालीन वाले है ना, पेपर माशी है। अब उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी जिसको कहते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम, कि जो आर्टिजन्स हैं, सबसे पहले उन लोगों को जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, हम कुछ चीजें बना रहे थे, फिर इसको एक्सपेंड किया अब आर्टिजन्स को, यानी कि जो हमारे यहाँ पे पेपर माशी है, कालीन का काम, नमदे का काम, ठीक है, शाल का काम, उनके लिए स्कीम लाई गई। अब गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड ₹2257 करोड़ इन कोलेटरल फ्री लोन्स। जैसे आपको पता होगा, एक लोन है, अगर आपके घर में कोई शाल का काम करता है, अगर आपने सुना होगा, आप शादीपुरा से, आप कहां से, संभल में करते हैं ना काम, ये शाल वगैरह का, वो उसका काम करते हैं। संभल के इस वाले एरिया, डब एरिया में बनाते हैं ना वो टोकरियां वगैरह, पता नहीं आपने सुना होगा। तो टोकरियां दे आर पार्ट ऑफ द आर्टिजन, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है कोलेटरल लोन। क्या किया है कि आधा हम उनको लोन देंगे, लेकिन उस लोन का आधा ही उनको चुकाना है, आधा गवर्नमेंट चुकाएगा। दैट वाज पार्ट ऑफ व्हाट, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। सो कल को जब पूछा जाएगा पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ योजना, आप क्या लिखोगे, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ एमएसएमईज। बात समझ आ रही। उसके बाद गवर्नमेंट ने एससी और एसटी के लिए अलग से हब बनाया। इसी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो एंटरप्राइज का काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से, और उनके लिए अलग से सैंक्शनिंग की करीबन 3731 करोड़। ठीक, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं, एमएसएमईज। 2018 में आई थी ये, और अब करीबन इसके 8-9 साल हो गए। 9 साल के बाद गवर्नमेंट इसकी असेसमेंट कर रहा है कि हमने इससे कितना कुछ फायदा पाया है और लोगों को कितना कुछ फायदा मिला है। ठीक है, उसके बाद इसी एज अ पार्ट ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ने बायलैटरल साइन की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बायलैटरल मीन्स एग्रीमेंट, किन किन कंट्रीज के साथ, मॉरिशस के साथ, थाईलैंड के साथ, स्लोवाकिया के साथ और मलेशिया के साथ। मॉरिशस इज इन इंडियन ओशन, थाईलैंड एंड मलेशिया आर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एंड स्लोवाकिया इज अ यूरोपियन कंट्री। प्लस इसके साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाई जापान और, अब इनके साथ साथ क्या होगा, वो अपने एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। फिर रिसेंटली अगर आपको पता होगा, कालीन वालों को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बोला था कि हम आपके लिए स्पेशल मशीन्स लाएंगे। क्या लाएंगे, दैट वाज पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट विद डिफरेंट कंट्रीज, कि उन कंट्री का अगर टेक्नोलॉजी होगा छोटे लेवलों के ऊपर, तो वो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, अपने आर्टिजन्स को देंगे, और वो मशीन्स हम डिस्काउंट रेट, यानी जिसको हम सब्सिडाइज रेट पे कहते हैं। जैसे पहले जमाने में जो निटिंग करते थे ना, बनियान वगैरह बनाते थे, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने मशीन लाई थी, उसको कहते थे बनियान मशीन। अब पता नहीं आपने सुना होगा ये। तो इस वक्त एमओयू किसके साथ साइन किया है, कल को क्वेश्चन पूछ सकता है। एज अ पार्ट ऑफ मुद्रा योजना इन एमएसएमईज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एमओयूज विद द फॉलोइंग कंट्रीज ABCD। फिर आपको मैच करना होता है। एक मॉरिशस के साथ, इट इज इन इंडियन ओशन, थाईलैंड, स्लोवाकिया, मलेशिया, और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है जापान और, ठीक है, यहां तक ठीक। उसके बाद एमएससी में क्या है, इसके बारे में डिटेल क्या है, कब बना है, ये आपको पता है, इसकी जरूरत नहीं है। मौसम बड़ा बोर हो रहा है, और कहां फंस गया। ठीक है, अब आ जाइए इंटरेस्टिंग चीज पे। ठीक है, अगर आपको पता होगा, इंडिया के वेस्टर्न एरिया में यहां से यहां तक एक रेंज है, माउंटेन रेंज, जिसका नाम है अरावली। ये सबने सुना होगा, सबने सुना है। हाँ, क्या है ये,
ठीक है, कितना बड़ा है? ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ठीक है, माउंटेन्स की किस्में हैं, जिन जिन ने नहीं पढ़ा है, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस होती है, एक किस्म की होती है जिसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अब उनको फोल्ड में माउंटेन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है, उसकी वजह से वो माउंटेन फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें हिमालय सबसे आगे है और उसके बाद अरावलीज हैं, रॉकी माउंटेन्स हैं अमेरिका में, दे आर पार्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन। लेकिन अरावली जो है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जैसे आपने यहां पे माइनिंग देखी होगी ना, पहाड़ों खान, कहां पे? पहले बताए मुझे कहां पे वो माइनिंग मिट्टी निकालते हैं ना पहाड़ से, पहाड़ तोड़ के, कहां से? हाँ, बांडीपोरा किधर? हाँ, सुदरकोट बांडीपोरा, वहां तो बैन लग गया ना, अनेक बैन लग गया है, वहां बैन लग गया है। ठीक है, तो अरावली एरिया कंप्राइजेस ऑफ दीज 5-6 स्टेट्स, मेजर, एक तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब सुनिए, अब जिसने वो माइनिंग देखी होगी, क्यों करते हैं माइनिंग? रीजन? कोल। कश्मीर में कौन सा कोल है? हाँ, मिनरल एक्सट्रैक्शन, सैंड, मिट्टी, है ना, तो ऑब्वियसली। तो कभी कभार इलीगल माइनिंग भी होती है ना, जैसे जहल में होती है, इलीगल माइनिंग होती है ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट को लगा कि हमारे इतने सारे बंदे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, उनका बिजनेस है माइनिंग करना। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है? माइनिंग करना। अब अगर आप पहाड़ से माइनिंग करोगे तो पहाड़ इलीगल हो गया ना, क्योंकि ये जो एरिया है बायोडाइवर्स रिच एरिया है, और बायोडाइवर्स रिच एरिया ऑलवेज प्रोटेक्टेड एरिया। समझते हो ना कि वहां पे नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, नेशनल पार्क भी हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है, नदी भी बहती होगी, ठीक है, पौधे भी होंगे, फॉरेस्ट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे। तो उस माइनिंग की वजह से क्या हो सकता है? वो डिस्टर्ब हो सकते हैं ना, सो दैट इज इलीगल एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या करते हैं कि अगर इस पहाड़ को खोदना या इस पहाड़ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना इलीगल है, तो किसी हद तक तो लीगल होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने पहले बोला कि हाँ, कुछ हद रखेंगे कि एक पहाड़ है, मानो इसका कुछ हिस्सा, अगर ये पहाड़ की कोई टोटल अल्टीट्यूड एक पर्टिकुलर हाइट से कम है, मानो कि एक पहाड़ है, इसका पर्टिकुलर अल्टीट्यूड 80 मीटर है या 100 मीटर है, तो अगर 100 मीटर से कम है तो इसको पहाड़ नहीं मानेंगे। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि पहाड़ 100 मीटर कम वाला हाइट जो भी होगा वो पहाड़, तो फिर क्या है? बोलो मिट्टी का ढेर होगा, तो उससे आप मिट्टी निकाल सकते हो। तो अरावलीज में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। अगर आप में से राजस्थान गया होगा या हरियाणा गया होगा या गुजरात के दूसरी साइड से गया होगा, ठीक है, तो वहां पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ दिस अरावली रेंज। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, वी विल अलाउ द माइनिंग ऑफ दोज माउंटेन्स whose altitude is around 100 feet. Those with more than 100 feet will not be allowed to mine. आप बात समझ रहे मेरी बात? तो इस एरिया में 100 मीटर यानी कि 100 मीटर से कम या 100 मीटर तक जितने भी माउंटेन्स हैं इस वाले एरिया में, उसकी माइनिंग अलाउड है। उसके बाद ह्यू एंड क्राई हो गया, जितने भी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने बोला कि क्या बात हुई, आप पहाड़ को मिट्टी का ढेर समझेंगे तो फिर किसी भी पहाड़ को आप खोदने देंगे। आप बात समझ रहे हैं? इसलिए फिर बाद में अपना जजमेंट विथहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम ओवरटर्न करते हैं इस जजमेंट को। आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि जो भी होगा, जो भी हिस्सा अरावली का हिस्सा है उसको हम माइनिंग के लिए अलाउ नहीं करेंगे। रीजन क्या था? माइनिंग। इस पूरे बेल्ट में माइनिंग होती है। अगर आप मूवीज देखी होगी, पान सिंह तोमर किसी ने देखी है? देखो, हाथ लेफ्ट से क्यों बताना था, मुंह से बताना था। पान सिंह तोमर देखिए, छोटी छोटी वो जो
ऐसी ऐसी चोटी पे वो रहते थे, चंबल के डिस्ट्रिक्ट में। मानो चंबल कला का अरावली के रेंज में आ जाता है। तो छोटी छोटी चोटियों में कितनी इलीगल सैंड माइनिंग या सॉइल माइनिंग होती होगी। तो गवर्नमेंट ने पहले बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 100 मीटर्स तक जो भी ये चोटी होगी उसको हम अरावली का हिस्सा या माउंटेन रेंज नहीं कंसिडर करेंगे। फिर ह्यू एंड क्राई हुआ। अब क्यों हुआ, उसकी 2 रीजन है। व्हाट इज दिस? राजस्थान एंड ये डेजर्ट है, बट ये वाला एरिया डेजर्ट नहीं। क्यों? बिकॉज दिस अरावली रेंज acts as a barrier to the hot loo. It protects the rest of India to become desert. आप समझ रहे मेरी बात? अब अगर आप हर छोटी चोटी को जिसकी अल्टीट्यूड 100 मीटर है उसको अलाउ करेंगे माइनिंग में, तो फिर ये दस जाएगा सारा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो इलाका डेजर्ट है इट विल टर्न एंड इट विल एक्सपेंड टू दिस एरिया। एक रीजन ये है। दूसरी रीजन, इट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन और इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं, प्लस इस एरिया में बहुत सारे प्रोटेक्टेड बर्ड्स हैं। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इस इलाके के इस वाले हिस्से में, राजस्थान के हिस्से में कोलियोडो गाना नेशनल पार्क, किसी ने सुना है नाम? नहीं? या नेशनल बर्ड सेंचुरी इसको कहते हैं, किसी ने सुना है? नेशनल बर्ड सेंचुरी इज प्रेजेंट इन राजस्थान। इसका दूसरा नाम है कोलियोडो गाना नेशनल पार्क। इट इज ए वेटलैंड। क्या है? और वेटलैंड के साथ साथ इसकी खास सिग्निफिकेंस है, इट इज अ रामसर साइट। सो दुनिया भर के जितने भी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो यहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इसको अलाउ करोगे तो इसकी वजह से जो जितनी बायोडाइवर्सिटी वो तबाह हो जाएगी। सो गवर्नमेंट हैज टू, प्लस सुप्रीम कोर्ट हैज टू ओवरटर्न इट्स जजमेंट। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही पढ़ने से क्या फायदा है। पहला वाला एमएसएमईज, हाउ एमएसएमईज हैव हेल्प्ड इंडियाज एक्सपोर्ट्स और हाउ एमएसएमईज हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप बात समझ रहे हैं? ये हो गया मेंस वाला। प्रीलिम्स वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड एमओयूज विथ रेस्पेक्ट टू एमएसएमईज विथ इंडिया। तो उसमें मॉरिशस आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, स्लोवाकिया आ जाएगा। ठीक है, और उनमें से मीटिंग्स, हाई लेवल मीटिंग्स जब किन कैसे, जापान और, क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब आ जाए अरावलीज में। क्योंकि अरावली सिग्निफिकेंट है और पहले भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जा चुके हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पूछा जाएगा। इस अरावली रेंज में कौन कौन सी बर्ड लाइफ या कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या कौन कौन सा रामसर साइट है, या कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ये एक्ट करता है एज अ डायरेक्ट बैरियर टू द डेजर्ट टेम्परेचर। यानी कि इट बिकम्स अ बैरियर to distinguish or differentiate between two different kind of temperature seasons. एक तो moderate temperature in the Madhya Pradesh, Delhi, and extreme hot temperature in the Gujarat and Rajasthan. बात समझ आ रही है? सो हर पर्सपेक्टिव के, हर करंट के पीछे एक पर्सपेक्टिव होता है। अरावली एग्जिस्टेंशियल है, लेकिन इसके रिलेटेड एक जजमेंट आई, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया, तो ये चीजें आ गई। तो कल को यूपीएससी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तीसरी चीज, अब आज आगे आइए, बाकी आप डिटेल अरावली कितना पुराना है, इसमें कौन कौन से छोटे बड़े रेंज आते हैं, वो आप इससे देखोगे, समझोगे। अब सुने, अमेज़न कहां पे है? सिर्फ ब्राजील में? और कहां? सिर्फ ब्राजील। अमेज़न क्या है? कौन सा वाला? कौन सा वाला? आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इट्स अ ट्रॉपिकल रीजन। तो कहां कहां है, कहां पे है अमेज़न? कहां पे? नहीं, सुने, ये वाला पीरो का हिस्सा, ये पीरो है, ये बोलिविया का हिस्सा, ये ब्राजील का हिस्सा, ये ब्राजील, गवाना का हिस्सा, सूरीनाम का हिस्सा,
ये पूरा बन जाता है, और कुछ पराग्वे का हिस्सा ये बन जाता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लंबे लंबे ट्रीज हैं, बहुत लंबे, करीबन करीबन 150 मीटर 200 मीटर लंबे। ठीक है, सबसे घने हैं, और सबसे हाईएस्ट रेनफॉल अगर हो जाती है तो इसी एरिया में हो जाती है। लेकिन सबसे लेस फर्टाइल सॉइल अगर कहीं पे है तो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, पर्कुलेशन ज्यादा होती है, तो एक टर्म हो जाती है जिसको कहते हैं सॉइल लीचिंग। लीचिंग मतलब सॉइल की कैपेबिलिटी नहीं रह जाती है कि वो मॉइस्चर कंटेंट या न्यूट्रिएंट कंटेंट को होल्ड करे। ठीक है, ये आप लोगों ने भी, आप दो ने सुना होगा। अब लेकिन हमें वो देखना, इस अमेज़न के फॉरेस्ट के एक एरिया में जिसको हम पीरू कहते हैं। पीरू, पीरू नहीं सुना? चिली सुना है? पीरू की खासियत क्या है, आप बता सकते हो? पीरू इज वन ऑफ द गुड फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। दूसरा है लेब्राडोर। लेब्राडोर कहां पे है? इट इज इन नॉर्थ अटलांटिक। पीरू इज इन मिड पैसिफिक ओशन। ध्यान से सुन, फिशिंग ग्राउंड मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा मछलियां यहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, कहां पे? बिकॉज हियर यू विल गेट मिक्स ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर्स। ठीक है, इस पीरू में खास तरह की मक्खी होती है, शहद की मक्खी, हनी बी। हनी बी सुनी है, नाम देखी है? काटा है? किस किस को काटा है? मोहसिन, काटा है हनी बी ने कभी? अब यहां एक किस्म की हनी बी है जो काटती नहीं, दैट इज स्टिंगलेस। क्या है? स्टिंगलेस। ऐसा क्या है इसमें कि ये स्टिंगलेस? सुने, मैं आपको हनी बी दिखाता हूं। ये मानो हनी बी है। ठीक है, स्टिंगलेस मतलब कांटा कहाँ होता है? पीछे। ठीक है, हनी की एक सिग्निफिकेंस बताओ, हनी बी की। एक पॉलिनेशन। सबसे बड़ा पॉलिनेटर अगर है कोई तो वो कौन है? हनी बीज। आपको पता है ना? उसके अलावा है कोई और? बर्ड्स भी एक्ट करते हैं, वाटर भी करता है। ठीक है, या आपने सुना होगा, लेकिन हनी बी सबसे ज्यादा है। पीरू गवर्नमेंट ने बोला दैट वी शुड प्रोवाइड लीगल राइट्स टू दिस अमेज़न स्टिंगलेस बी। लीगल राइट जानते हैं? लीगल नेचुरल राइट। जैसे आपका एक लीगल राइट है इंसान का, उनने बोला कि इस अमेज़न स्टिंगलेस बी का भी एक इंसेक्ट्स है या बर्ड से उनको लीगल राइट मिल रहा है। ऐसा है कोई इंडिया में लॉ है? है कोई? है कोई ऐसा? बताइए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस किस ने पढ़ा है? हाँ, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लीगल राइट है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता है क्या है? क्या? प्रोटेक्शन के लिए आपने शेड्यूल्स बनाए हैं। पहले 6 थे, अब 4 है कि कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है, या जो नियर टू एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव्स लिए। लेकिन लीगल राइट इंडिया में किसी भी इंसेक्ट एनिमल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया था,
और 2014 में इन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया में भी जानवरों के लिए या इंसेक्ट्स के लिए लीगल राइट होना चाहिए। ठीक है, कब आया था? 2014 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी दैट इंडिया शुड आल्सो प्रोवाइड द लीगल राइट्स टू द 2026 में पीरू गवर्नमेंट ने स्टिंगलेस अमेज़न स्टिंगलेस बी के लिए क्या दिया है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन ये होगा कि जजमेंट कौन सी थी जिसने इंडिया में रिकॉग्नाइज किया था कि एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के लिए लीगल राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब बात समझ रहे हैं, वो बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन किसके रिलेटेड होगा? इंडियन जजमेंट के रिलेटेड। लेकिन जब आपको पीरू के बारे में पूछा जाएगा कि पीरू में कौन सा है, एक अमेज़न स्टिंगलेस बी विच इज फेमस फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है और शहद इस्तेमाल किया जाता है या एज अ पॉलिनेटर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए पीरू गवर्नमेंट ने क्या किया? एक लीगल राइट प्रोवाइड किया। ठीक है, एक सेकंड आप, 1 मिनट आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। कंट्री ने यूरोप, अगर लग रहा है कि एनी कंट्री इज थ्रेट टू द सॉवरेनिटी ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका वहां जंग कर सकता। अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए, सबसे पहले यूरोपियन पावर शुड नॉट एस्टैब्लिश न्यू कॉलोनीज इन अमेरिका। नो एनी अटेम्प्ट बाय एक्सटर्नल पावर्स टू इन्फ्लुएंस वेस्टर्न हेमिस्फीयर नेशंस, नॉट ओनली द अमेरिका बट चाइना वाज मेकिंग एग्रीमेंट विथ वेनेजुला। पेट्रो डॉलर, आप जानते हैं कि पेट्रोलियम हम सारा डॉलर में करेंगे, ठीक है, ट्रेड। तो चाइना ने रिप्लेसमेंट लाया था कि अब आज के बाद अगर वेनेजुला से हम कोई भी, क्योंकि वेनेजुला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम एंड इट इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें अरबियन नेशंस बहुत सारे हैं, रशिया है, अल्जीरिया है और वेनेजुला है। तो रशिया और चाइना इनके साथ एग्रीमेंट कर रहा था कि हम आपसे क्रूड पेट्रोलियम लेंगे, ना सिर्फ लेंगे बल्कि हम अपनी करेंसीज में लेंगे, रेनमिनबी लेंगे या रशियन करेंसी में लेंगे। आप समझ रहे बात? नाउ सेकंड देखिए, नॉन इंटरफेरेंस, एनी अटेम्प्ट बाय एक्सटर्नल पावर्स टू इन्फ्लुएंस वेस्टर्न हेमिस्फीयर नेशंस वुड बी विव्ड हॉस्टाइल टू द यूएस। बात समझ रहे? इट इज टू मच इंपॉर्टेंट। आपको भी बोर लगेगा लेकिन आपको इतना सारा एज देगा ये, कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा बर्दाश्त करना है। तीसरा, द यूएस वुड नॉट इंटरफियर इन यूरोपियन वॉर। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ था? रूजवेल्ट कोरोलरी। अब जो ट्रंप ने परसू किया, इसको कहते हैं ट्रंप कोरोलरी, कि ट्रंप ने वहां इन्वेड कराया और उसकी गवर्नमेंट को चेंज किया। अब क्यों किया? वेनेजुला में क्या थ्रेट था? सबसे पहले नार्को टेररिज्म। साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर हब ऑफ नार्कोटिक्स। ब्राजील, पैब्लो एस्कोबार बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था जो मारा गया था, दैट वाज पार्ट ऑफ दिस। क्यूबा, वेनेजुला, ब्राजील, हाँ रिसेंटली एक को पता नहीं उसका नाम क्या था। तो दुनिया भर की जहां से अफीम, चरस, ब्राउन शुगर जो भी बनता है वो सबसे ज्यादा कहां ट्रांसफर हो जाता है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, यूएस चार्ज्ड मदुरो एंड सीनियर ऑफिशियल्स विथ नार्को टेररिज्म। नार्कोटिक्स आपको भी पता है कि ड्रग्स का कितना इंपैक्ट हमारे यहाँ पे सोसाइटीज में भी है, तो हम भी इससे बचे। दूसरी चीज, ऑयल एंड रिसोर्स। यूएसए वांट टू कंट्रोल द ऑयल रिसोर्सेज ऑफ वेनेजुला। तीसरी चीज, चूंकि वेनेजुला के ऊपर फिडेल कास्ट्रो का नाम किसने सुना है? किसी ने सुना है फिडेल कास्ट्रो का नाम? हाँ, क्यूबा के लीडर थे। और आप में से किसी ने सुना है? मोहसिन बताओ, आपके पास है इंफॉर्मेशन, बताओ। इसमें छुपाने वाली बात ही नहीं। ठीक है, आपसे 2 बंदे और सीखेंगे। बताइए। हाँ, फिडेल कास्ट्रो क्यूबा का बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी लीडर था। जैसे
नेल्सन मंडेला रिवोल्यूशनरी लीडर था, तो उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका, जैसे ईरान के ऊपर। क्योंकि वेनेजुला के ऊपर भी सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, सैंक्शंस की वजह से इनको दूसरे पावर्स के साथ ट्रेड करना पड़ा। चाइना, रशिया, ईरान, इन 3 कंट्रीज ने 2024-25 में वेनेजुला के साथ एग्रीमेंट किया था। अब अमेरिका को लगा कि अगर हमारे बैकयार्ड में चाइना आ रहा है और पर्टिकुलरली रशिया आ रहा है, तो हमारी सॉवरेनिटी तो थ्रेटन हो जाएगी। वो एक रीजन था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब सुनिए, अब इंटरनेशनल लॉ क्या प्रोहिबिट करता है किसी भी जगह घुसने में, जैसे ईरान में अमेरिका कर रहा है। अगर आपके ऊपर कोई जंग कर रहा है, मुसलत कर रहा है, इफ समबडी इनिशिएट्स वॉर, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के ऊपर, तब अमेरिका कर सकता था। ठीक है, तो एज पर जनरल प्रोहिबिशन आर्टिकल 24 of the United Nations Charter, it prohibits states from using or threatening military force against another state or territorial integrity if that integrity or territory has not threatened first one। लेकिन अमेरिका ने वैसा, तो इसको कोई कुछ भी नहीं करता है तब भी ये जंग करता है, इसको कोई कुछ करता है तब ये जंग। जैसे नॉर्थ कोरिया का बंदा, वो कहता है कि आइए जंग करें, ये नहीं करता है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि हम पीस करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, तो जंग करता है। जैसे इराक के साथ, यहाँ भी ईरान के साथ, यहाँ अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो 2 चीजें आपको इसमें से याद रखनी है, एक मोनरो डिक्लेरेशन या मोनरो डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, दूसरा वेनेजुला की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल डोमेन में क्या है, इट इज अबाउट द क्रूड पेट्रोलियम रिजर्व। तीसरा, वेनेजुला की टेरिटरी कहां पे, इट इज क्लोज टू द कैरेबियन सी। ठीक, चौथा, इसकी कैपिटल, देखो अजीब सा नाम है, कैराकस, है ना, कैराकस। तो कल को पूछ सकते हैं कि गिव द लोकेशन ऑफ डिफरेंट कैपिटल सिटीज इन द वर्ल्ड, फिर वहां पे मैप दिखाते हैं, तो मैपिंग इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, लास्ट वाला, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। नहीं, अभी दूसरी वाली देखते हैं। सुने, अब रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट के पास नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, एनसीआरबी, एक ब्यूरो है जो नेशनल क्राइम उसको रिपोर्ट करता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ध्यान से सुनिए, फार्मर सुसाइड्स इन इंडिया क्यों हो जाते हैं, कॉजेज क्या है, पैटर्न्स क्या है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी गैप की वजह से क्यों हो जाता है, और गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रहा है। अल्लाह बचाए, हमारे यहाँ पे ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब फार्मर्स कहाँ पे ज्यादा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं, सबसे पहले क्यों कर रहे हैं। अब जिन्होंने ज्योग्राफी या ऐसे पढ़ा होगा इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया, तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया डिवाइड होता है नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट में, और इंडिया की एग्रीकल्चरल लैंड डिपेंडेंट है इरिगेशन के ऊपर, लेकिन इंडिया में इरिगेटेड लैंड नहीं है। ओनली 48% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज इरिगेटेड। इरिगेटेड मतलब विच इज प्रोवाइडेड विथ कनाल्स, स्ट्रीम्स, टैंक्स, ट्यूबवेल्स, जहां पे 24 घंटे या पूरे साल आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी है, उसको कहते हैं इरिगेटेड। ठीक है, जो बाकी वाला एरिया अगर कहीं पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, उसको कहते हैं रेन फेड। नॉर्दर्न एरिया, ध्यान से सुनना, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे माउंटेनियस रिवर्स है, हिमालयन रिवर जिनको कहते हैं, और पूरे साल वो चलते हैं, जिनको कहते हैं पेरेनियल रिवर्स। क्या कहते हैं, और साउदर्न एरिया में भी रिवर्स है, लेकिन वो पेरिनियल नहीं, क्योंकि उनका सोर्स हिमालय ग्लेशियर, उनका सोर्स रेनफॉल होता है, उनको कहते हैं सीजनल रिवर। जैसे कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, तुंगभद्रा है, नर्मदा है। ठीक है, ये ज्यादातर इस वाले बेल्ट में, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। इस वाले एरिया में लेकिन फार्मिंग भी बहुत ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा फार्मिंग जो होती है कमर्शियल क्रॉप्स की होती है। क्या होती है, कमर्शियल। अब जब एक किसान ने कमर्शियल क्रॉप
की फार्मिंग करनी है उसको पानी चाहिए, क्योंकि साल के बाद उसको खिलाना पिलाना है, कर्जा लिया होगा, कर्जा वापस करना है। अब उसके पास जब पानी है नहीं तो उसके खेत सूखेंगे और अल्टीमेटली उसके पास रेवेन्यू आ जाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा? सुसाइड। यही ये रिपोर्ट कह रहा है कि 1995 से लेके 2023 तक करीबन 4 लाख लोगों ने सुसाइड किया। कितने? 4 लाख। अब देखो हालत कितनी खराब है। अब इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा जो ये एपिसेंटर है सुसाइड्स का, इट इज 72.5% इन साउदर्न वेस्टर्न स्टेट्स। ये वाला हिस्सा जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटक, इस वाले हिस्से में क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि इस वाले हिस्से में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक, या तो फार्मर्स रहते हैं, ध्यान से सुनना। दूसरा, या तो टेनेंट्स। द डिफरेंस बिटवीन द टेनेंट एंड अ फार्मर। मैं मेरी जमीन पे काम कर रहा हूं तो फिर मैं फार्मर होऊंगा। मैं अगर किसी और की जमीन पे काम करूंगा देन आई विल बी कॉल्ड एज टेनेंट और पीजेंट। ठीक है। अब जब मैं किसी और की जमीन पे काम कर रहा हूं और उससे प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती तो मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा। अल्टीमेटली मुझे पैसा उसको भी वापस देना, जिसकी जमीन में खेती कर रहा हूं उसको भी कुछ शेयर देना है। तो जब मेरे पास नहीं है तो मैं उसको क्या दूंगा? सो एक रीजन ये है कि यहां पे लैंड ओनरशिप एक दो में डिवाइड है, एक तो फार्मिंग में और दूसरी टेनेंसी में। दूसरी चीज, इस वाले एरिया में फ्रेगमेंटेड लैंड ज्यादा है। फ्रेगमेंटेड लैंड समझते हैं? लैंड 2 तरह की होती है, एक होती है कंसोलिडेटेड लैंड, एक होती है जैसे आपके घर में फादर कनाल, हेमिशम कनाल, पेत्रश कनाल, उसमें उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती। ये रीजन है। अब इसने लिखा है डिस्ट्रेस, यानी कि इस परेशानी की वजह क्या है? सबसे पहले रेनफेड, दूसरा डेट ट्रैप, किसान ने कर्जा लिया है वो चुका नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, कल को क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर दी रीजंस ऑफ फार्मर सुसाइड इन इंडिया। अब 3 रीजंस यही लिख सकते हैं। तीसरा, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। क्या हो गया इनपुट कॉस्ट? यानी कि किसानी में, एग्रीकल्चर में जो आपको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इनपुट जिसको कहते हैं, उसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो फार्मर उतना ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। कहता है कि 300% राइज हुआ है इनपुट कॉस्ट में सिंस 2000। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस एश्योरेंस दिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, जो आपने पढ़ा है। दूसरा, एमएसपी, 23 क्रॉप्स आर गिवन एमएसपीज, जिसमें शुगर केन भी आता है और जिसमें कुछ कैश क्रॉप्स आ जाते हैं। चौथा, लेबर सिक्योरिटी, फार्म वेजेस, यानी कि अगर कोई किसानी करता है उसको वेज मिलेंगे। 5वां, लोन क्रेडिट, किसान केसीसी लोन्स, केसीसी लोन है ना, किसान क्रेडिट कार्ड लोन, यहां पे भी मजदूरों के, फार्मर्स को मिलता है एट लो इंटरेस्ट रेट्स। आप कब तक चुकाओगे उसका कोई रिटर्न नहीं होता, चुकाने चाहिए, कभी कभार तो वे ऑफ करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज लाई है एज ऑफ नाउ, ताकि ये चीजें हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। कितनी चीजें हमने पढ़ी? सबसे पहले एमएसएमईज, दूसरा अमेज़न सिटिंगलेस बीज, तीसरा अरावलीज, चौथा वेनेजुएला यानी कि मोनरो डॉक्ट्रिन या डिक्लेरेशन, और 5वां फार्मर सुसाइड्स। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक टाइम मिलेगा तो बाकी हम, ठीक है, तो जितना ये है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।